गाइस आज हम पढ़ेंगे रोम की सभ्यता के बारे में। तो रोम की सभ्यता को हम 3 कालखंड में देखते हैं। पहला जो है वो राजतंत्र काल जो 753 से 510 ईसा पूर्व है। दूसरा है गणतंत्र काल जो 510 से 27 ईसा पूर्व है। और तीसरा है साम्राज्य काल जो 27 ईसा पूर्व से लेकर 476 ईस्वी तक है। अब देखेंगे रोम नगर का निर्माण। रोम नगर का निर्माण जो हुआ था वो 753 ईसा पूर्व में हुआ था रोमुलस राजा के द्वारा। अब हम देखेंगे रोमुलस राजा के द्वारा, मतलब हम पहला चल रहा है राजतंत्र का। रोमुलस राजा के बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। पहला ये उसने 2 वर्गों का स्थापना किया था जिसको हम बोलते हैं पैट्रिशियन और प्लेबियन। आप आगे चल के मैं बताऊंगी जब इनके हम प्रशासन व्यवस्था समाज के बारे में पढ़ेंगे तो कि पैट्रिशियन जो होते थे वो अभिजात वर्ग की वर्ग हुआ करता था और प्लेबियन जो होता था वो आम लोग होते थे, उनको प्लेबियन कहा जाता था। उसके अलावा इसने कॉमिटिया क्यूरियाटा जिसको असेंबली कहा जाता है, उसके अलावा सीनेट, इनकी भी स्थापना करी थी। इसके उत्तराधिकारी की बात करें तो न्यूमा पोलम्पिलियस जिसने पंचांग शुरू किया था, उसके बाद है जूलस हॉस्टिलियस, फिर आते हैं एंकस मॉर्सियस, उसके बाद एस्ट्रिकन जाति से आते हैं आपके लूसियस, उसके बाद तार्किनियस, उसके अलावा प्रिकिकस और टॉर्किनियन। ये सारे राजा जो हैं आपके राजतंत्र काल में देखने को मिलते हैं। इनमें एक तो आप रोमुलस देख लिए जिसका योगदान जो होता है वो समाज को 2 वर्गों में विभाजित करना हो गया, असेंबली की स्थापना हो गई। ये 2 इम्पोर्टेंट है इसके शासनकाल के। अगर हम बात करें तोर्किनियस की तो तोर्किनियस जो था वो एक सबसे अत्याचारी शासक था और इसी के टाइम में देखोगे कि लोगों ने इसके अगेंस्ट में विद्रोह किया, तब जाके आपके गणतंत्र काल की वहां से देखते हैं शुरुआत शुरू होती है। उसके बाद हम देखते हैं प्रशासन की बात करें राजतंत्र काल में तो ऐसा नहीं कि राजतंत्र काल में वंशानुगत शासन व्यवस्था होती है, नहीं, वंशानुगत शासन व्यवस्था नहीं थी। उसके अलावा कॉमिटिया सेंचुरिटा जो होती थी वो एक संस्था होती थी और ये संस्था ही डिसाइड करती थी कि कौन राजा बनेगा। और ये संस्था की स्थापना जो है वो सर्गियस जो शासक थे उनके टाइम में हुआ था। इसमें ऐसा होता था कि जो आम जन लोग थे वो भी इसमें भाग ले सकते थे, उनको ये अवसर प्रदान किया जाता था कि वो भी इसमें भाग लेकर और अपने राजा का चुनाव करें। फिर आते हैं गणतंत्र की बात करें, गणतंत्र में क्या शासन व्यवस्था थी। तो गणतंत्र में जैसे राजतंत्र में राजा हुआ करता था कि वैसे गणतंत्र में राजा नहीं होते थे, 2 मजिस्ट्रेट चूज किया जाता था प्रत्येक चुनाव के द्वारा और वो 2 मजिस्ट्रेट ही एज ए राजा के तौर पर कार्य किया करते थे। तो ये जो था आपका राजतंत्र काल और गणतंत्र काल के बीच में देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रोम और कार्थेज का संघर्ष होता है। और क्यों होता है रोम और कार्थेज का संघर्ष। असल में जो रोम है, रोम के पहले कार्थेज का स्थान था। कैसे, तो कार्थेज जो है जो वर्तमान आपको ट्यूनिस को कहा जाता है वो भूमध्य सागर में स्थित एक बहुत बड़ा द्वीप था और रोम के उत्कर्ष से पूर्व तक कार्थेज जो था वो भूमध्य सागरीय देशों तथा दूर दूर के देशों के साथ इसका व्यापारिक संबंध बहुत अच्छा था, है ना। और सबसे ज्यादा आबादी जो थी वो भी कार्थेज में थी। बाद में इसकी जगह जो है वो रोम ले लेता है और इसी वजह से इन दोनों के बीच में जो है वो आपकी युद्ध की स्थिति बनती है। अब क्यों ये युद्ध की स्थिति बनती है, तो असल में ये हुआ था कि इटली के दक्षिण में स्थित एक सिसिली द्वीप था जिसपे कार्थेज का पहले अधिकार था। सिसिली द्वीप पर किसका अधिकार था, कार्थेज का अधिकार था। रोम ने क्या किया, सिसिली द्वीप जो है वो कार्थेज से छीन लिया था और इसी वजह से इन दोनों के बीच में जो तत्कालीन कारण बने युद्ध के वो आपके सिसिली द्वीप को लेकर हुए थे। करीबन आपके 3 युद्ध हुए थे इन दोनों के बीच में, जिनको हम प्यूनिक नाम भी देते हैं। इसके बारे में जो इतिहासकार पॉलिबियस है वो वर्णन भी करते हैं। पहले युद्ध की बात करें तो जो करीबन 23 वर्ष तक चला था, इसमें कार्थेज जो है वो हार गया था और सिसिली जो है वो रोम के पास चली गई थी। ये करीबन 264 से 41 ईसा पूर्व तक चली थी। उसके बाद आती है दूसरी 218 से 201 के बीच में, मतलब ये 264 से 241 ईसा पूर्व में, ये 41 में मान लेना। फिर आता 218 से 201 के बीच में करीबन 17 वर्ष तक ये युद्ध चला था जिसमें कार्थेज जो है वो अपना प्रभाव जो है स्पेन में बनाने लग गया था। ये उस टाइम में तत्कालीन कारण था जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में फिर से दोबारा युद्ध शुरू हुए थे। उसके अलावा अगर
दूसरे युद्ध में देखें तो हैनिबल जो है वो एक प्रधान सैनिक थे, आप देखोगे उन्होंने इस युद्ध में बहुत ही पराक्रम दिखाया था। इसके बावजूद इसमें कार्थेज की फिर भी हार हो गई थी। फिर 156 से 146 ईसा पूर्व की बात करें तो ये करीबन 10 वर्ष तक आपका संघर्ष चला दोनों के बीच में, और जिसमें अंतिम रूप से जो है वो कार्थेज की हार हो गई, है ना। अब हम देखते हैं 133 से 27, मतलब हम किस काल की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आपके गणतंत्र काल की ही। उसमें आते हैं आपके टाइबेरियस का शासन आता है रोम पर, और जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट राजा होते हैं जैसे कायस ग्रेकस, मारियस और सुल्ला, है ना, ये बीच में आपके आते हैं। और जूलियस सीजर के पहले एक शासन काल आपका आता है, क्योंकि जूलियस सीजर के टाइम में तो आपका देखोगे गणतंत्र काल से हटके साम्राज्य काल शुरू हो जाता है, इसीलिए जूलियस सीजर को गोल्डन एरा भी माना जाता है उनके शासन काल को। अब हम देखते हैं जूलियस सीजर। अब जूलियस सीजर की बात करें, जूलियस सीजर का काल आता है करीबन 90 से 44 ईसा पूर्व के बीच में, और इनके टाइम में 3 लोगों ने मिलकर रोम पे अधिकार किया था सुल्ला के मृत्यु के बाद, करीबन 59 ईसा पूर्व के बीच में। और इन 3 लोग, क्योंकि ये 3 लोग जो हैं वो उन्होंने मिलकर आपके रोम पर अधिकार किया था, इसलिए इनको हम बोलते हैं ट्राइमविरेट, ट्राइमविरेट बोलते हैं, त्रिगुट। अब ये 3 लोग कौन कौन थे? पॉम्पी, क्रेसस और सीजन। इन तीनों ने मिलकर ही है आपका सीजर, पॉम्पी, क्रेसस और सीजन तीनों ने मिलकर ही रोम पर अधिकार किया था सुल्ला को हराने के बाद। कब अधिकार किया था? 59 ईसा पूर्व में अधिकार किया था रोम पर, है ना। अब हम देखेंगे आगे चलकर, अब बिकॉज देखो उस टाइम में जो संस्था थी उसका अधिकार हुआ करता था आपके पूरे के पूरे रोम पे, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे राजतंत्र काल हो गया, गणतंत्र काल हो गया, तो उसमें राजा के पास सारे अधिकार नहीं हुआ करते थे, इसमें अहम रोल जो है वो संस्था निभाया करती थी। तो संस्था नहीं चाहती थी कि कोई राजा जो है वो बहुत ज्यादा प्रभाव में आ जाए, क्योंकि जब राजा जो है बहुत ज्यादा प्रभाव में आता है तो कहीं ना कहीं वो अपने पावर को दूसरे के ऊपर आजमाने लग जाता है ना। तो संस्था ये नहीं चाहती थी, इसीलिए जो पॉम्पी था उसने सीजर के अगेंस्ट, सीजर को मरवाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे, जिसमें उसने 2 व्यक्तियों क्लैसियस और ब्रूटस को भेजा था, और फाइनली सीजर को उसने मरवा भी दिया, हत्या कर दी थी। और उसी टाइम में आपके सीजर देखें तो 2 बुक भी लिखते हैं, गाल का युद्ध और कैमेट्रीज, ये 2 बुक भी उनकी है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आते हैं दूसरा टाइम पीरियड। अब दूसरा टाइम पीरियड का मतलब मैंने बताया त्रिगुट। अब दूसरी त्रिगुट बनती है आफ्टर डेथ ऑफ सीजर। कौन कौन? ऑक्टेवियन। ऑक्टेवियन कौन है? ऑक्टेवियन आपके सीजर के पुत्र। उसके अलावा है मार्क एंटोनी। मार्क एंटोनी था ऑक्टेवियन का बहनोई। ऑक्टेवियन का ये बहनोई होता है मार्क एंटोनी। और लैपिडस जो था वो एक फॉलोअर था सीजर का, है ना। ये 3 उम्मीदवार आते हैं आपके गद्दी के लिए। उसमें जो मार्क एंटोनी की पहली बात करें, लैपिडस जो था वो पहले ही इसमें कुछ दिन तक हिस्सा लेकर और फिर इस युद्ध से साइड हो जाता है। दूसरा आपका आता है मार्क एंटोनी, बच गया, और ऑक्टेवियन। मार्क एंटोनी की बात करें तो मार्क एंटोनी जो है वो आपके क्लियोपाट्रा के सिकंदर के जो क्लियोपाट्रा थी उसके प्रभाव में ज्यादा रहता है, और जिसकी वजह से वो ऑक्टेवियन की बहन को तलाक भी दे देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में युद्ध भी होता है। और उसकी वजह से ही बाद में मार्क एंटोनी और क्लियोपाट्रा जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं, आप देखोगे। तो इस तरह से अब तीनों में से कौन बचा? ऑक्टेवियन बचा, और फिर ऑक्टेवियन का शासन आ जाता है। ऑक्टेवियन के शासन को स्वर्ण काल कहा जाता है, और दूसरा रोमन शांति का काल भी कहा जाता है, क्योंकि रोम में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो ऑक्टेवियन के टाइम में ही देखने को मिलता है। इसके टाइम में एक कवि थे जिनका नाम था प्रोपेटियस। इन्होंने 3 बुक लिखे थे, होरेस, वर्जिल और प्रेम।
उसके अलावा इसने स्वयं को पॉन्टिफेक्स मैक्सिसियस भी घोषित किया था, और इसके टाइम में लोग जो है वो राजा को पूजा करने लग जाते हैं। ईसाई धर्म का प्रचार भी बहुत ज़्यादा इसके टाइम में होता है। बहुत सारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी डेवलप होते हैं ऑक्टेवियन के टाइम में ही। तो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड जो देखते हैं हम रोमन सभ्यता जो है वो ऑक्टेवियन के टाइम में ही देखने को मिलता है। इसके बाद आता है इसका उत्तराधिकारी नीरो। नीरो ने भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर में अहम योगदान दिया था, लेकिन ऐसा कहते हैं कि इसके टाइम में अकाल पड़ा था, और अकाल पड़ने की जगह इसे अपने अकाल पर ध्यान देना चाहिए कि अकाल से कैसे लोगों को निकाला जाए। ये क्या कर रहा था, सिकंदरिया की जो रानी थी उनके लिए महंगे महंगे तोहफे जो है वो विदेशों से मंगा रहा था। तो इसकी वजह से ही नीरो को लोगों के द्वारा देखते हैं, नीरो के प्रति भर्त्सना भी की जाती है। तो इनके वंशज से नीरो जो है वो आपके देखोगे सबसे लास्ट राजा होता है। समाज आपको मैंने बता ही दिया था, पैट्रिशियन जो थी वो अभिजात वर्ग थी, और प्लेबियन जो थी वो जनसाधारण। उसके बाद आप देखोगे कॉन्स्टेंटाइन के टाइम में आपके फिर से रोमन सभ्यता जो है थोड़ी बहुत पीछ पे आती है, लेकिन फिर बाद में जर्मन के बार बार युद्ध की वजह से, जर्मन लोगों के बार बार युद्ध की वजह से, और कोई खास अच्छा शक्तिशाली राजा ना होने की वजह से रोमन सभ्यता जो है वो आपका डिक्लाइन कर जाता है। उसके अलावा साशानी वंश थी, उसने भी बार बार आपके रोमन सभ्यता पर हमला किए, जिसकी वजह से आप देखोगे कि 476 के करीब में, ईस्वी के करीब में आपकी रोमन सभ्यता जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जिसमें आपके कॉन्स्टेंटाइन युग में देखोगे कॉन्स्टेंटाइन और दूसरा थियोडेसियस, ये दो राजा उस समय देखने को मिलते हैं। सेना का प्रशासन जो है वो अहम भूमिका इसमें निभाता है, क्योंकि मानते हैं कि जो सेना होती थी वो सेना इतनी इम्पोर्टेंट हुआ करती थी कि जो सीनेट थे वो भी सेना से भय खाते थे। उसके अलावा समाज की मैंने बताई थी, पैट्रिशियन और प्लेबियन जनसाधारण, प्लेबियन और पैट्रिशियन अभिजात वर्ग हुआ करते थे। उसके अलावा परिवार की बात करें तो एग्नेट और काग्नेट, एग्नेट पिता का वंशज को कहा जाता था और काग्नेट माता के वंशज को कहा जाता था। एग्नेट हो गया 16 से 18 के बीच में विवाह कर दिए जाते थे। और देखते हैं कि जब हम यूनानी सभ्यता से कंपैरिजन करें तो रोमन सभ्यता में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। कुछ टर्म्स हैं। दूसरी बात, अगर हम रोमन सभ्यता में देखें तो यूनान की सभ्यता के कंपैरिजन में दासों की स्थिति बहुत दयनीय थी आपके रोमन सभ्यता में। अब क्यों दयनीय थी? क्योंकि रोमन सभ्यता का सबसे बड़ा कलंक जो है वो दासों के प्रति बुरा व्यवहार था। दासों का सबसे बर्बर प्रयोग जनता के मनोरंजन, जिसको बोला जाता था ग्लैडिएटर। क्या बोला जाता था? ग्लैडिएटर। और ग्लैडिएटर खेल हुआ करता था जिसमें दास को दासों से लड़वाया जाता था, और तब तक लड़वाया जाता था जब तक लहू लुहान ना हो जाए दोनों। उसके अलावा खेतों में दासों को लोहे की जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। रात के समय में उन्हें तल घर में बंद कर दिया जाता था। दासों में विदेशी से लाए गए गोरे लोग भी शामिल थे, जिनमें से कितने ही विद्वान और कुलीन घरानों से थे। इन अत्याचारों के कारण की वजह से 135 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व के मध्य दासों ने 3 बड़े विद्रोह किए थे, जिसमें बाद में देखते हैं आपके रोमन सेनाओं ने उन्हें दबा भी दिया था। और जहाँ पे दासों को लड़वाया जाता था उस स्टेडियम को कॉलिसियम कहा जाता था। उसके अलावा कुछ राजा हैं जिन्होंने धार्मिक उदारता, ईसाई के प्रचार प्रसार में बहुत योगदान दिया था, जिसमें ग्लेडियस हो गए, कॉन्स्टेंटाइन हो गए और थियोडोसियस हो गए। इनके टाइम में ईसाई धर्म जो है वो बहुत ज्यादा प्रभुत्व में आ गई थी, और ईसाई धर्म का मानना था, राजत्व के सिद्धांत को मानते थे वो, राजा की पूजा करना, ये सारी चीजें। अब हम देखते हैं उस टाइम में कुछ इम्पोर्टेंट धार्मिक चीजें, जैसे पिनिटस जो थे उनको भंडार देवता कहा जाता था, वेस्टा जो होगा उनको अग्नि देवता, जेनस जो होगा उनको रोमन पिता, मार्ग रक्षक के रूप में, सिरिस लक्ष्मी समान, जुपिटर बिजली। उसके अलावा जूनो स्वर्ग की रानी, मिनर्वा सरस्वती, वीनस प्रेम की देवी, वैकस सुरा देवता, मार्स युद्ध का देवता। उसके अलावा रोम जो है वो वेस्टा मैटरनेस मंदिर और
पार्थियन स्वालोटो जुपिटर मंदिर, ये रोम में आपके सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर देखने को मिलते हैं। जो मैंने बताया ऑक्टेवियन और नीरो के टाइम में आर्किटेक्चर में बहुत डेवलपमेंट हुई थी। उसका आता है बॉलविक वीनस मंदिर, टिवोली वेस्टा का मंदिर और नीमस डायना देवी। कानून की बात करें तो कोर्ट जो थी वो राजकीय आदेश और शासन संग्रह हुआ करती थी। डाइजेस्ट कानून के पंडित तथा न्यायवर्ती के विचारों का संग्रह। इंस्टीट्यूट कानून का आलोचनात्मक विश्लेषण। नावेल्स कानून में होने वाले संशोधन। उसके अलावा प्रेटर जो होते थे वो न्यायाधीश को कहा जाता था। और जुस जॉन्सियन क्या कहता था, जो गैर रोमन होते थे नागरिक उनके लिए जो कानून होते थे उनको जून्स जोनिशन कहा जाता था। तो ये सारे रोमन सभ्यता हो गए। रोमन सभ्यता एक छोटी सी टॉपिक है। अगर हम यूनान सभ्यता जब पढ़ेंगे तो यूनान सभ्यता जो है थोड़ी सी लंबी है। रोमन सभ्यता में बेसिकली में यही पढ़ना है कि तीन काल में कैसी शासन थी, कैसी समाज थे, उसके अलावा किस टाइम में, किस राजा के टाइम में आपके रोमन सभ्यता की डेवलपमेंट हुई थी, ये सारी चीजें पढ़ने तो मैंने बता दिया। एक ओवरव्यू तो आपको बता ही दिया, इससे पता थोड़ी बहुत तो कंसेप्ट आपकी क्लियर हो ही जाएगी। इसमें मैंने फैक्ट इसलिए डाले हैं कि ये फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनान सभ्यता के बारे में बात